नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई के नए लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेटरल डायरेक्शंस 2025 से जुड़े सबसे जरूरी सवालों को करेंगे। ये नियम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई के 2025 के गोल्ड लोन निर्देश इनमें से किस एंटिटी पर लागू नहीं होते? The Reserve Bank of India, Lending Against Gold and Silver Collateral, Directions, 2025, apply to all of the following regulated entities except Option A, Primary, Urban, Cooperative Banks. Option B, Non-Banking Financial Companies, NBFCs. Option C, Payments Banks. Option D, Regional Rural Banks. सही जवाब है ऑप्शन सी, पेमेंट्स बैंक्स। ये नए निर्देश कमर्शियल बैंक्स जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स पर लागू होते हैं। ये निर्देश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और सभी एनबीएफसी पर भी लागू होते हैं। लेकिन पेमेंट्स बैंक्स को इन नियमों से बाहर रखा गया है। मान लीजिए कोई ग्राहक पेमेंट बैंक से गोल्ड लोन लेना चाहता है, तो बैंक ये सुविधा नहीं दे पाएगा। अगला सवाल एलिजिबल कोलेटरल की परिभाषा पर है। इन निर्देशों के मुताबिक एलिजिबल कोलेटरल यानी योग्य कोलेटरल किसे माना गया है? What constitutes eligible collateral for gold or silver loans? Option A, primary gold and primary silver. Option B, gold bullion and financial assets backed by gold. Option C, jewelry, ornaments, or coins made of gold or silver. Option D, any asset pledged by the borrower, including real estate. सही जवाब है ऑप्शन सी। एलिजिबल कोलेटरल का मतलब है सोने या चांदी से बने गहने, जेवर या सिक्के। इसमें प्राइमरी गोल्ड जैसे बिस्किट या बुलियन शामिल नहीं है। अगर कोई ग्राहक सोने के बिस्किट रखकर लोन लेना चाहे, तो वो इन नियमों के तहत एलिजिबल कोलेटरल नहीं माना जाएगा। क्या आप जानते हैं बुलेट रिपेमेंट लोन्स क्या होते हैं? देखते हैं अगले सवाल में। बुलेट रिपेमेंट लोन्स की सही परिभाषा क्या है? According to the definitions, what are bullet repayment loans? Option A, loans where only the interest is paid monthly and the principal is paid at maturity. Option B, loans where both principal and interest are due for payment at the maturity of the loan. Option C, loans that must be repaid within 30 days of disbursement. Option D, loans extended for the purpose of productive economic activities, such as farm credit. सही जवाब है ऑप्शन बी। बुलेट रिपेमेंट लोन्स वे होते हैं जिनमें मूलधन और ब्याज दोनों का पेमेंट एक साथ लोन की मैच्योरिटी पर किया जाता है। इसमें लोन की अवधि के दौरान कोई ईएमआई नहीं दी जाती। सोचिए आपने 1 साल के लिए बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन लिया, तो आपको पूरा प्रिंसिपल और ब्याज 1 साल बाद एक साथ चुकाना होगा। अगला सवाल, आरबीआई सोने के बिस्किट या बुलियन पर लोन क्यों नहीं देना चाहता? रिजर्व बैंक प्राइमरी गोल्ड जैसे कि गोल्ड बुलियन पर लोन देने पर रोक क्यों लगाता है? What reason is cited for the Reserve Bank's restriction on lending against primary gold, such as gold bullion? Option A, to encourage lending against silver instead of gold. Option B, due to a lack of proper valuation standards for bullion. Option C, due to broader macroprudential concerns and the speculative, non-productive nature of gold. Option D, to limit the import of primary gold by regulated entities. सही जवाब है ऑप्शन सी।
आरबीआई ने मैक्रो प्रूडेंशियल चिंताओं के कारण प्राइमरी गोल्ड पर लोन देने पर रोक लगाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्ड बुलियन को एक सट्टेबाजी वाला यानी स्पेकुलेटिव और नॉन प्रोडक्टिव एसेट माना जाता है। बैंक का उद्देश्य प्रोडक्टिव कामों के लिए लोन देना है, न कि सट्टेबाजी के लिए। अगला सवाल एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो की कैलकुलेशन पर है। बुलेट रिपेमेंट लोन्स के लिए लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशियो कैलकुलेट करते समय क्या ध्यान में रखना जरूरी है? When calculating the loan to value (LTV) ratio for bullet repayment loans, what must be taken into account? Option A. Only the principal amount outstanding. Option B. The principal plus interest accrued only up to the date of calculation. Option C. The total amount repayable at maturity. Option D. The average outstanding loan amount over the tenor. सही जवाब है ऑप्शन सी। बुलेट रिपेमेंट लोन्स के लिए एलटीवी की कैलकुलेशन करते समय मैच्योरिटी पर चुकाई जाने वाली कुल रकम को ध्यान में रखा जाता है। इसमें मूलधन और उस पर लगने वाला पूरा ब्याज दोनों शामिल होते हैं। मान लीजिए गोल्ड वैल्यू 1 लाख है और एलटीवी 75% है, तो लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर 75,000 से ज्यादा नहीं हो सकते। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। आरबीआई के 2025 के गोल्ड लोन नियम पेमेंट्स बैंक्स पर लागू नहीं होते। एलिजिबल कोलेटरल मतलब सोने या चांदी के गहने या सिक्के हैं। बुलेट रिपेमेंट लोन में प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मैच्योरिटी पर चुकाए जाते हैं। आरबीआई गोल्ड बुलियन पर लोन को सट्टेबाजी और मैक्रो प्रूडेंशियल कारणों से रोकता है। बुलेट लोन्स का एलटीवी मैच्योरिटी पर चुकाई जाने वाली कुल रकम पर कैलकुलेट होता है। गोल्ड लोन के लिए लेंडर को कब एक डिटेल्ड क्रेडिट असेसमेंट करना जरूरी होता है? When is a lender required to undertake a detailed credit assessment, including the assessment of the borrower's repayment capacity, for loans against eligible collateral? Option A. When the total loan amount is above rupees 2.5 lakh. Option B. For all loans, regardless of the amount. Option C. Only for loans categorized under priority sector lending. Option D. When the loan is a top-up or renewal. सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर किसी बोरोअर को एलिजिबल कोलेटरल पर दिया गया कुल लोन अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो लेंडर को एक डिटेल्ड क्रेडिट असेसमेंट करना जरूरी है। इसमें बोरोअर की रीपेमेंट कैपेसिटी यानी लोन चुकाने की क्षमता का आकलन भी शामिल है। मान लीजिए कोई ग्राहक 3 लाख रुपए का गोल्ड लोन लेता है, तो बैंक को उसकी इनकम और रीपेमेंट क्षमता की जांच करनी होगी। अगला सवाल, क्या बैंक अपने ग्राहकों के गिरवी रखे सोने को दोबारा गिरवी रख सकते हैं? लेंडर्स यानी बैंकों या एनबीएफसी को बोरोअर से मिले गोल्ड कोलेटरल को रीप्लेज यानी दोबारा गिरवी रखने के बारे में क्या नियम है? What is the rule regarding a lender's ability to repledge gold or silver collateral that has been pledged to it by its borrowers? Option A. Lenders are permitted to repledge the collateral to secure other financing. Option B. Lenders are not permitted to avail loans by repledging gold or silver pledged to them. Option C. Lenders can repledge collateral only with the borrower's written consent. Option D. Repledging is allowed, but only up to 50% of the value of the collateral. सही जवाब है ऑप्शन बी। एक लेंडर अपने बोरोअर्स द्वारा गिरवी रखे गए सोने या चांदी को दोबारा गिरवी रखकर यानी रिप्लेज करके खुद के लिए लोन नहीं ले सकता। यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर किसी बैंक ने ग्राहक से गोल्ड जेवर लेकर लोन दिया है, तो वह उन जेवरों को किसी और के पास गिरवी रखकर फंड नहीं जुटा सकता। अगला सवाल बुलेट रिपेमेंट वाले कंजम्पशन लोन्स के मैक्सिमम टेनर पर है।
वे कंजम्पशन लोन्स जो बुलेट रिपेमेंट के तौर पर दिए जाते हैं, उनका मैक्सिमम टेनर तक सीमित होना चाहिए, हालांकि उन्हें रिन्यू किया जा सकता है। The tenor of consumption loans that are structured as bullet repayment loans shall be capped at, though they may be renewed. Option A, 6 months. Option B, 12 months. Option C, 24 months. Option D, 36 months. सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 महीने। अगर कोई कंजम्पशन लोन यानी निजी खर्च के लिए लिया गया लोन बुलेट रिपेमेंट की तरह है, तो उसका टेनर ज्यादा से ज्यादा 12 महीने हो सकता है। हाँ, इसे बाद में रिन्यू किया जा सकता है। सोचिए आपने निजी काम के लिए एक बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन लिया, तो आपको उसे 12 महीने के अंदर चुकाना होगा। लोन के लिए सोने या चांदी के कोलेटरल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, जानते हैं अगले सवाल में। लोन के लिए गोल्ड या सिल्वर कोलेटरल का वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? How is gold or silver collateral to be valued for a loan? Option A, based on the average closing price over the preceding 90 days. Option B, based on the closing price on the day the loan is sanctioned. Option C, based on the lower of the average 30-day closing price or the preceding day's closing price. Option D, based on a valuation certificate provided by the borrower. सही जवाब है ऑप्शन सी। कोलेटरल का वैल्यूएशन दो कीमतों में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। पहली, पिछले 30 दिनों की औसत क्लोजिंग कीमत और दूसरी, पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत। ये कीमतें आईबीजे या सेबी रेगुलेटेड कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा पब्लिश होनी चाहिए। अगर कोई ग्राहक आज लोन लेता है, तो बैंक पिछले 30 दिनों के एवरेज और कल की क्लोज प्राइस को देखकर जो कम होगा, वही वैल्यू मानेगा। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स लेंडिंग प्रोहिबिशन यानी लोन देने पर लगी रोक के बारे में सही हैं? Which of the following statements regarding lending prohibitions are correct? 1. A lender is prohibited from granting loans for the purchase of gold in any form, including ornaments or coins. 2. A scheduled commercial bank may extend need-based working capital finance to a jeweler who uses gold as a raw material in their manufacturing process. 3. Lenders are permitted to grant advances for the purchase of units of gold exchange-traded funds, ETFs. 4. All tiers of urban cooperative banks are permitted to extend working capital finance to borrowers using gold as a raw material. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2 and 3 only. Option C, 2 and 4 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। लेंडर्स को किसी भी रूप में सोना खरीदने के लिए लोन देने की मनाही है। इसमें गोल्ड ईटीएफ भी शामिल हैं, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। हालांकि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और सिर्फ टियर 3 या 4 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जूलर्स को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दे सकते हैं। सभी यूसीबी को यह परमिशन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 4 भी गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। अगर कुल लोन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो डिटेल्ड क्रेडिट असेसमेंट जरूरी है। लेंडर्स बोरोअर के गिरवी रखे सोने को दोबारा गिरवी नहीं रख सकते। बुलेट रिपेमेंट वाले कंजम्पशन लोन्स का मैक्सिमम टेनर 12 महीने है। कोलेटरल की वैल्यू 30 दिन के एवरेज या पिछले दिन की कीमत जो भी कम हो, उस पर होगी। लेंडर्स सोना या गोल्ड ईटीएफ खरीदने के लिए लोन नहीं दे सकते। प्रति बोरोअर कोलेटरल वेट लिमिट्स के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding aggregate collateral weight limits per borrower are correct? 1.
The aggregate weight of gold coins pledged for all loans shall not exceed 50 grams. 2. The aggregate weight of silver ornaments pledged for all loans shall not exceed 10 kilograms. 3. The aggregate weight of gold ornaments pledged for all loans shall not exceed 1 kilogram. 4. The aggregate weight of gold coins pledged for all loans shall not exceed 100 grams. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2 and 3 only. Option C, 2 and 4 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। डायरेक्शंस के मुताबिक प्रति बोरोअर गोल्ड कॉइन की लिमिट 50 ग्राम है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी गहनों की लिमिट 1 किलोग्राम है और सिल्वर ऑर्नामेंट्स यानी चांदी के जेवरों की लिमिट 10 किलोग्राम है। इसलिए स्टेटमेंट 4, 100 ग्राम गलत है। अगला सवाल कंजम्पशन लोन्स के लिए एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशियो पर है। कंजम्पशन लोन्स के लिए एलटीवी रेशियो के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding LTV ratios for consumption loans are correct? 1. For a total consumption loan amount of rupees 2.5 lakh or less per borrower, the maximum LTV ratio shall not exceed 85%. 2. For a total consumption loan amount greater than rupees 5 lakh per borrower, the maximum LTV ratio shall not exceed 75%. 3. For a total consumption loan amount greater than rupees 5 lakh per borrower, the maximum LTV ratio is 85%. 4. For a total consumption loan amount of rupees 2.5 lakh or less per borrower, the maximum LTV ratio is 75%. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1 and 3 only. Option C, 2 and 4 only. Option D, 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। आरबीआई ने कंजम्पशन लोन्स के लिए टियर्ड एलटीवी लिमिट्स तय की हैं। अगर कुल लोन 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो मैक्सिमम एलटीवी 85% हो सकता है। लेकिन अगर कुल लोन 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो मैक्सिमम एलटीवी 75% से ज्यादा नहीं हो सकता। गहनों की वैल्यू करते समय किन चीजों की कीमत को शामिल नहीं किया जाता? देखते हैं अगले सवाल में। एलिजिबल कोलेटरल का वैल्यूएशन करते समय इनमें से किस कॉस्ट एलिमेंट को शामिल नहीं किया जाना चाहिए? For the purpose of valuation of eligible collateral, which cost elements must be excluded? Option A, the intrinsic value of the gold or silver. Option B, precious stones or gems. Option C, the weight of alloy mixed with the gold. Option D, the net weight of the gold or silver content. सही जवाब है ऑप्शन बी। वैल्यूएशन के मकसद से कोलेटरल में मौजूद सिर्फ सोने या चांदी की असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू को ही गिना जाएगा। इसमें जड़े हुए कीमती पत्थर या रत्न जैसे हीरे या पन्ने इनकी कीमत को शामिल नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई ग्राहक हीरे जड़ा हार गिरवी रखता है तो बैंक सिर्फ हार में लगे सोने की कीमत का ही आकलन करेगा, हीरों का नहीं। अगला सवाल, जब गोल्ड लोन के लिए सोना चेक किया जाता है तो वहां किसका होना जरूरी है? जब लेंडर लोन सैंक्शन करते समय गोल्ड या सिल्वर कोलेटरल की जांच यानी असेइंग करता है तो वहां किसका मौजूद होना जरूरी है? Who must a lender ensure is present while assaying the gold or silver collateral at the time of sanctioning the loan? Option A, the branch manager. Option B, an internal auditor. Option C, the borrowers. Option D, an employee from the regional office. सही जवाब है ऑप्शन सी, बोरोअर यानी कर्जदार।
लेंडर को यह पक्का करना होगा कि जब लोन सैंक्शन करते समय कोलेटरल की जांच या परख की जा रही हो तो बोरोअर खुद वहां मौजूद हो। यह पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए एक जरूरी नियम है। अगर कोई ग्राहक लोन के लिए गहने देता है तो उनकी शुद्धता की जांच ग्राहक के सामने ही की जानी चाहिए। अगला सवाल लोन एग्रीमेंट के कंटेंट पर है। डॉक्यूमेंट्स के स्टैंडर्डाइजेशन के मुताबिक लोन एग्रीमेंट में किन बातों का जिक्र होना जरूरी है? According to the guidelines for standardization of documents, what must the loan agreement cover? 1. The notice period allowed to the borrower for settlement before auction. 2. The procedure for refund of any surplus from the auction. 3. The circumstances leading to the auction of the eligible collateral. 4. The names of the empaneled auctioneers. Option A, 1 and 2 only. Option B, 1, 2 and 3 only. Option C, 2, 3 and 4 only. Option D, all of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। लोन एग्रीमेंट में यह साफ लिखा होना चाहिए कि नीलामी से पहले बोरोअर को सेटलमेंट के लिए कितना नोटिस पीरियड मिलेगा। नीलामी से मिले एक्स्ट्रा पैसे यानी सरप्लस को रिफंड करने का प्रोसीजर क्या होगा और किन हालतों में कोलेटरल की नीलामी की जाएगी। एग्रीमेंट में एम्पैनल्ड ऑक्शनियर्स के नाम लिस्ट करना जरूरी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का रिवीजन करते हैं। लिमिट्स हैं 50 ग्राम गोल्ड कॉइन, 1 किलो गोल्ड जेवर, 10 किलो चांदी के जेवर। कंजम्पशन लोन एलटीवी 2.5 लाख तक 85%, 5 लाख से ऊपर 75%। वैल्यूएशन करते समय गहनों में जड़े कीमती पत्थरों की कीमत शामिल नहीं की जाएगी। कोलेटरल की जांच यानी असेइंग करते समय बोरोअर का मौजूद होना जरूरी है। लोन एग्रीमेंट में नीलामी की वजह, नोटिस पीरियड और सरप्लस रिफंड का जिक्र जरूरी है। जब कोई लेंडर एलिजिबल कोलेटरल एक्सेप्ट करने का सर्टिफिकेट तैयार करता है तो उसमें इन सभी डिटेल्स का जिक्र होना चाहिए सिवाय एक के। When a lender prepares a certificate for accepting eligible collateral, it must state all of the following details except Option A, the purity in terms of carats and gross weight of the collateral. Option B, the net weight of the gold or silver content and any deductions. Option C, the name of the assayer who performed the valuation. Option D, an image of the collateral and its value at the time of sanction. सही जवाब है ऑप्शन सी। सर्टिफिकेट में वैल्यूएशन करने वाले असेयर का नाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट में कोलेटरल की प्यूरिटी यानी शुद्धता, उसका ग्रॉस वेट, नेट वेट और कोई डिडक्शन है तो वो जरूर लिखा होना चाहिए। साथ ही कोलेटरल की एक इमेज और सैंक्शन के समय उसकी वैल्यू का जिक्र भी जरूरी है। अगला सवाल, बैंक गिरवी रखे सोने चांदी को कहां स्टोर कर सकते हैं? एक लेंडर को गिरवी रखे गए गोल्ड और सिल्वर कोलेटरल को कहां स्टोर करना चाहिए? Where must a lender store the pledged gold and silver collateral? Option A, in a centralized vault which can be managed by a third party. Option B, only in its branches that are manned by its employees and have safe deposit vaults. Option C, at any branch, even those without a safe deposit vault, if insured. Option D, in the same district, but not necessarily at the lending branch. सही जवाब है ऑप्शन बी। लेंडर को कोलेटरल सिर्फ अपनी ऐसी ब्रांचों में ही स्टोर करना चाहिए जहां उसके खुद के कर्मचारी काम करते हों और साथ ही जहां सोने चांदी को रखने के लिए सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स मौजूद हों। मान लीजिए किसी छोटी ब्रांच में सेफ वॉल्ट नहीं है तो वो ब्रांच गोल्ड लोन देकर सोना अपने पास नहीं रख सकती।
लोन पूरा चुकाने के बाद कोलेटरल कितने दिनों में वापस मिल जाना चाहिए? अगला सवाल इसी पर है। एक लेंडर को लोन का पूरा पेमेंट होने पर गिरवी रखे कोलेटरल को उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा के अंदर वापस कर देना चाहिए। A lender must release the pledged eligible collateral upon full repayment or settlement of the loan on the same day, but in any case, not exceeding a maximum period of Option A 24 hours, Option B 3 working days, Option C 7 working days, Option D 1 calendar month. सही जवाब है ऑप्शन सी 7 वर्किंग डेज। नियम के मुताबिक लेंडर को लोन का पूरा पेमेंट या सेटलमेंट होने पर कोलेटरल उसी दिन वापस कर देना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में इसमें 7 वर्किंग डेज से ज्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ग्राहक सोमवार को अपना लोन क्लोज करता है तो बैंक को कोशिश करनी चाहिए कि सोना उसी दिन मिल जाए, पर मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज का समय है। अगला सवाल, नीलामी के समय सोने का रिजर्व प्राइस कम से कम कितना होना चाहिए? गिरवी रखे गोल्ड या सिल्वर कोलेटरल की नीलामी करते समय लेंडर को मिनिमम रिजर्व प्राइस कितना घोषित करना जरूरी है? When conducting an auction of pledged gold or silver collateral, what is the minimum reserve price a lender must declare? Option A 85% of its current value. Option B 90% of its current value. Option C 100% of its current value. Option D 80% of its current value. सही जवाब है ऑप्शन बी। नीलामी के समय लेंडर को कोलेटरल के लिए एक रिजर्व प्राइस घोषित करना होता है। यह रिजर्व प्राइस उस कोलेटरल की करंट वैल्यू यानी मौजूदा कीमत के 90% से कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आज सोने की कीमत 1,00,000 रुपए है, तो नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस कम से कम 90,000 रुपए रखना होगा। अगला सवाल, गिरवी रखे गहनों की पहली नीलामी कहाँ की जानी चाहिए? गिरवी रखे गए एलिजिबल कोलेटरल की पहली नीलामी कहाँ आयोजित की जानी चाहिए? Where must the first auction of pledged eligible collateral be conducted? Option A online, to ensure maximum participation. Option B at the lender's head office. Option C physically in the same district in which the lending branch is located. Option D in any adjoining district to the lending branch. सही जवाब है ऑप्शन सी। पहली नीलामी फिजिकली यानी जमीन पर उसी जिले में होनी चाहिए जिसमें लोन देने वाली ब्रांच स्थित है। अगर पहली नीलामी फेल हो जाती है तभी लेंडर पास वाले जिले में या ऑनलाइन नीलामी कर सकता है। अगर लोन दिल्ली के करोल बाग ब्रांच से लिया गया है तो पहली नीलामी करोल बाग वाले जिले में ही फिजिकली होगी। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का रिवीजन करते हैं। कोलेटरल सर्टिफिकेट पर असेयर यानी वैल्यूअर का नाम लिखना जरूरी नहीं है। कोलेटरल को सेफ वॉल्ट वाली और स्टाफ वाली ब्रांचेस में ही स्टोर करना चाहिए। लोन पूरा चुकाने पर कोलेटरल मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज में वापस मिलना चाहिए। नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस करंट वैल्यू का कम से कम 90% होना चाहिए। पहली नीलामी फिजिकली उसी जिले में होनी चाहिए जहां लेंडिंग ब्रांच है। यह पक्का करने के लिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न हो, गिरवी रखे कोलेटरल की नीलामी में किसी हिस्सा लेने की साफ मनाही है। To ensure there is no potential conflict of interest, who is explicitly prohibited from participating in the auctions of pledged collateral? Option A. Any employee of the lending branch. Option B. The empaneled auctioneer. Option C. Any other borrower from the same branch. Option D.
the lender or its related parties. सही जवाब है ऑप्शन डी। लेंडर यानी बैंक या एनबीएफसी या उससे जुड़ी पार्टियां नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। यह पॉलिसी इसलिए है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव न हो। सोचिए, अगर बैंक खुद ही सस्ते में सोना खरीद ले तो यह बोरोअर के साथ गलत होगा, इसलिए उन्हें मना किया गया है। अगला सवाल, नीलामी से मिले एक्स्ट्रा पैसे बोरोअर को कितने दिन में वापस करने होते हैं? लेंडर को नीलामी का पूरा पैसा मिलने के बाद अगर कोई सरप्लस यानी एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो उसे बोरोअर को कितने दिन के अंदर रिफंड करना जरूरी है? What is the maximum period within which a lender must refund any surplus from an auction to the borrower after the lender receives the full auction proceeds? Option A, 24 hours. Option B, 3 working days. Option C, 7 working days. Option D, 30 working days. सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 वर्किंग डेज। नीलामी से मिले पैसों से अपना लोन चुकाने के बाद अगर कोई सरप्लस यानी एक्स्ट्रा पैसा बचता है तो लेंडर को वो पैसा बोरोअर को वापस करना होता है। यह रिफंड नीलामी का पूरा पैसा मिलने के मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज के अंदर हो जाना चाहिए। अगर बैंक लोन चुकाने के बाद सोना वापस देने में देरी करे तो कितनी पेनल्टी लगती है? अगर लोन का पूरा पेमेंट होने के बाद गिरवी रखे कोलेटरल को वापस देने में देरी होती है और यह देरी लेंडर की गलती से है तो लेंडर को हर दिन की देरी के लिए बोरोअर को कितना मुआवजा देना होगा? In case of delay in releasing pledged collateral after full repayment, where the delay is attributable to the lender shall compensate the borrower at the rate of for each day of delay. Option A, rupees 1000. Option B, rupees 2500. Option C, rupees 5000. Option D, rupees 10,000. सही जवाब है ऑप्शन सी, 5,000 रुपए। अगर बोरोअर ने लोन का पूरा पेमेंट कर दिया है लेकिन लेंडर की गलती से कोलेटरल वापस देने में देरी हो रही है तो लेंडर को हर्जाना देना होगा। यह हर्जाना हर दिन की देरी के लिए 5,000 रुपए तय किया गया है। अगर कोई ग्राहक मंगलवार को लोन चुकाता है और बैंक की गलती से सोना नहीं मिलता तो हर एक्स्ट्रा दिन के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। अगला सवाल, गिरवी रखे सोने को अनक्लेम्ड यानी लावारिस कब माना जाता है? गिरवी रखे गोल्ड या सिल्वर कोलेटरल को अनक्लेम्ड यानी लावारिस कब माना जाता है? When is pledged gold or silver collateral treated as unclaimed? Option A, when the borrower has not contacted the lender for 1 year after repayment. Option B, when it lies with a lender beyond 2 years from the date of full repayment or settlement. Option C, when the loan becomes a non-performing asset, NPA. Option D, when the legal heirs of a deceased borrower cannot be located within 90 days. सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर लोन का पूरा पेमेंट या सेटलमेंट हो चुका है लेकिन उसके बाद भी कोलेटरल 2 साल से ज्यादा समय तक लेंडर के पास पड़ा रहता है तो उसे अनक्लेम्ड माना जाएगा। मान लीजिए किसी ने लोन चुका दिया पर अपना सोना वापस लेने 2 साल तक नहीं आया, तब बैंक उसे अनक्लेम्ड डिक्लेयर करेगा। अनक्लेम्ड कोलेटरल की रिपोर्ट बोर्ड को कितनी बार रिव्यू के लिए दी जाती है? अनक्लेम्ड गोल्ड और सिल्वर कोलेटरल पर एक रिपोर्ट कस्टमर सर्विस कमेटी या बोर्ड को रिव्यू के लिए कितनी बार पेश की जानी चाहिए? How frequently must a report on unclaimed gold and silver collateral be put up to the customer service committee or the board for review? Option A, at monthly intervals. Option B, at quarterly intervals.
Option C. At half-yearly intervals. Option D. At annual intervals. सही जवाब है ऑप्शन सी, हाफ ईयरली इंटरवल्स यानी हर 6 महीने में। अनक्लेम्ड गोल्ड और सिल्वर कोलेटरल की एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट को हर 6 महीने में रिव्यू के लिए कस्टमर सर्विस कमेटी या बैंक के बोर्ड के सामने पेश करना जरूरी है। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का रिवीजन करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए लेंडर और उसकी रिलेटेड पार्टियां नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकती। नीलामी का सरप्लस पैसा मिलने के 7 वर्किंग डेज में बोरोअर को रिफंड होना चाहिए। कोलैटरल रिलीज में देरी पर लेंडर की गलती से 5,000 रुपए रोज की पेनल्टी है। लोन चुकाने के 2 साल बाद भी सोना न लेने पर उसे अनक्लेम्ड माना जाता है। अनक्लेम्ड कोलैटरल की रिपोर्ट बोर्ड को हर 6 महीने में रिव्यू के लिए दी जाती है। लोन डिसबर्सल और रीपेमेंट के बारे में लेंडर्स को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए सिवाय एक के। Lenders must ensure all of the following practices for loan disbursal and repayment except. Option A. Loan disbursals are made to the borrower's bank account. Option B. Loan disbursals are made to a third party's account if the borrower provides written authorization. Option C. Loan servicing is executed by the borrower directly in the lender's bank account. Option D. Repayments are made without using any pass-through account or pool account of any third party. सही जवाब है ऑप्शन बी। लेंडर्स को यह पक्का करना चाहिए कि लोन का पैसा सीधे बोरोअर के बैंक अकाउंट में जाए, न कि किसी तीसरे पार्टी के अकाउंट में। भले ही बोरोअर ने इसके लिए लिख कर दिया हो, तब भी यह अलाउड नहीं है। इसी तरह रीपेमेंट भी सीधे बोरोअर से लेंडर के अकाउंट में आना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी पूल अकाउंट के जरिए नहीं। यह इस क्विज का आखिरी सवाल था। तो दोस्तों, आज हमने आरबीआई के गोल्ड और सिल्वर लोन पर नए 2025 के डायरेक्शंस को अच्छे से कवर किया। हमने एलटीवी लिमिट्स, वैल्यूएशन के तरीके और नीलामी के जरूरी नियमों पर फोकस किया। खास तौर पर कोलैटरल रिलीज करने की 7 दिन की टाइमलाइन और 5,000 रुपए की पेनल्टी वाले नियम जरूर पक्के कर लें। अगर ये सेशन मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।